पग पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी। किसान भाइयों, मिर्च की खेती अपने राज्य में आमतौर पर साल भर की जाती है। वर्तमान में ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय मिर्च में लीफ कर्ल रोग का प्रकोप अधिक होता है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करता है। तो इसका आप नियंत्रण किस प्रकार से करें, चलिए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार से। भाई, जो मिर्च और ये जो लीफ कर्ल ऑफ जो डिजीज़ है, ये मिर्च में भी लगता है, पपीता में भी लगता है। और इसको जो है, जैसे जनरली जो अगर समान भाषा में हम कहेंगे तो इसको जो है पर्ण कुंचन या मुर्रा जो है रोग कहा जाता है। यह जो है मिर्च के जो है पौध की जो है भारत में सबसे बड़ी विनाशकारी रोग है। यह रोग अगर मिर्च में लग जाता है तो पूरे मिर्च को जो है उत्पादन पे पूरा इफेक्ट डालता है और साथ में जो है पूरा का पूरा मिर्च आपको बर्बाद कर देता है। यह जो बीमारी है जो विषाणु से जो है होता है और मक्खी द्वारा जो है यह फैलता है। इसमें व्हाइट फ्लाई के द्वारा जो है फैलता है। सफेद मक्खी कीट, यह कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह मक्खी एक किस्म का तरल पदार्थ निकालती है, जिससे कि फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास व प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। यह जितना नुकसान रस चूसकर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाती है। इस रोग का जो मुख्य लक्षण है, इस रोग में देखा गया है कि जो मिर्च की पत्तियां होती है वो छोटी होकर मुड़ जाती है तथा पत्तियों की जो सिराएं होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे पत्तियां मोटी दिखाई पड़ती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। और पौधा जो है धीरे धीरे आप देखेंगे पौधा झाड़ी नुमा बन जाता है। झाड़ी नुमा बनने से जो है उसमें फलन जो है कम हो जाता है, फल लगना कम हो जाता है। और अगर लगता भी है तो वो जो है कुरूप, मतलब जो बहुत अच्छा फल नहीं, जो उसका जो अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत अच्छा दिखने में जो है अच्छा नहीं रहता है। और यह जो वायरस है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा रोग ग्रसित पौधों से जो है दूसरे पौधों में भी फैलता है। इसको प्रबंधन करने के लिए किसान भाई सबसे पहले तो इसका जो प्रबंधन है ये खेत से ही शुरुआत हम करेंगे। इसको खेत की तैयारी करने समय जो है हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ग्रीष्मकालीन जो है गहरी जुताई करेंगे। साथ साथ मेड़ जो रहता है, मेड़ की जो है साफ़ सुथरी रखना ज़रूरी है। खेतों में अगर अधिक वर्षा की स्थिति बनती है तो पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था जो है हमको करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम जो है वैरायटी की बात करेंगे तो इसके लिए जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी है उसके लिए हम सूरजमुखी
या पूसा ज्वाला या जापानी लौंग जो वैरायटी मिर्ची की आती है प्रभेद, उसको हम जो है उपयोग करेंगे, ताकि हमारा रेजिस्टेंट वैरायटी रहेगा तो इस बीमारी का जो है कम से कम असर जो है पड़ेगा। रस चूसक कीटों से फसल को बचाने के लिए 15 से 20 पीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। जैव आधारित कीटनाशी से रोकथाम। मिर्च की फसल में हानिकारक कीटों व लीफ कर्ल के इलाज के लिए 30 व 40 दिनों की फसल अवस्था पर आवश्यकता अनुसार एजाडिरेक्टिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ वर्टिसिलियम मित्र फफूंद 1 लीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 50 दिन की फसल अवस्था पर केवल वर्टिसिलियम फफूंद 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का करें। अंतिम 2 छिड़काव 70 व 90 दिनों की फसल अवस्था पर स्पाइनोसैड SC 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त पानी में घोल करें। ऐसे करने से किसान अपनी फसल को कीटों से बचाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, मिर्च की पौधशाला जो है अगर नर्सरी में हम तैयार करते हैं तो जो है लीफ कर्ल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो है पौधशाला तैयार करते समय 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 3 kg पूर्णतः सड़ी हुई गोबर के खाद में मिलाकर प्रति 3 वर्ग मीटर की दर से जो है मिट्टी में मिलाएं। इससे जो है इस बीमारी पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, अगर हम जो है जैविक के अलावे अगर जो है हम रासायनिक कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है किसान अगर मिर्च में लीफ कर्ल डिजीज को जो वाहक है सफ़ेद मक्खी, उसको नियंत्रण के लिए जो है इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में जो है घोल बनाकर 2 से 3 बार जो है 15 दिनों के अंतराल पे अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे जो है कंट्रोल हो सकता है। साथ ही जो है रोग के प्रसार को रोकने के लिए अगर हम कहीं पे जो रोगग्रस्त पौधा देखते हैं तो उसको उखाड़कर तुरंत फेंक देना चाहिए। और खेत में अगर सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो है आप जो है दूसरा कंट्रोल 10 जो है येलो स्ट्रिप कार्ड जो मक्खियों को जो चिपकता है मक्खी, उसमें अगर 10 जो है प्रति एकड़ की दर से हम 10 येलो स्ट्रिप कार्ड अगर यूज करते हैं तो उससे भी जो है इस बीमारी पे, इस मक्खी पे कंट्रोल करेंगे, तो जिससे बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अभी गेहूं की फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के चलते फसल में कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा है, जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। तो किस प्रकार से करें रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं किसान भाई जोहार, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं गेहूं के प्रमुख रोग जो कि फसल को, पौधे को आक्रांत करते हैं। तो किसान भाई, गेहूं में आपको दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको झुलसा रोग का प्रकोप होता है। ये बेसिकली फफूंद से होता है, फफूंद जनित रोग है। और लक्षण देखिएगा तो जो पत्तियां हैं, संक्रमित पौधों की पत्तियां में झुलसा का प्रकोप होता है। और वो पहले धब्बा होता है, जो भूरा धब्बा होता है, और धब्बे के ऊपर पीला घेरा अगर लिए हुए है तो हम लोग कहते हैं कि इसे बाइपोलरिस नाम के फफूंद का अटैक है। और अगर घेरा हुआ नहीं है, पीला घेरा नहीं है धब्बे में, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है सो अल्टरनेरिया नामक फफूंद द्वारा ये रोग है। तो ये आपको दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आना शुरू हो जाता है।
और अगर इस बीच में अगर बारिश हो गई या मौसम आपका किसान भाई अनुकूल रहा तो ये जो NEPZ जोन है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन है, इसमें इसका प्रकोप बहुतायत से देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान भाई रोग के लक्षण देखते ही जो दवा अनुशंसित दवा है डाइथेन M45, इसका 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें। दूसरा दवा जो बहुत कारगर दवा है, इसमें प्रोपिकोनाजोल है, वो टिल्ट 25 EC के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। ये भी बहुत कारगर दवा है। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो किसान भाई और इस बीमारी से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। ये रोग जनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम हेतु खड़ी फसल में प्रोपिकोनाजोल 25 EC 0.1% घोल का छिड़काव डप अवस्था में करें। दूसरा रोग जो है कि जनवरी के अंतिम में आप देखिएगा कि जो पौधे हैं उस पर रतुआ या हरदा का प्रकोप होना शुरू होता है। तो इससे किसान भाई बच सकते हैं, अपने फसल को बचा सकते हैं। लेकिन इसमें है कि ये अगर मौसम अनुकूल है तो बहुत तेज़ी से ये, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑरेंज रस्ट या ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट, ये आता है। तो जनरली ये देर से आता है, लेकिन अगर जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में आ जाए तो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लक्षण हैं कि पौधों पर भूरे रंग के पस्चुल्स बनते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, जो पत्तियों पे बिखरे पड़े होते हैं। और इसमें आप देखें कि ये थोड़े दिन बाद जो है ये भूरे हो जाएंगे और ये काले रंग के हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए जो दवा अनुशंसित बताया गया कि प्रोपिकोनाजोल जो बाज़ार में टिल्ट 25 EC के नाम से उपलब्ध है, 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो किसान भाई अपने फसल को आप बचा ले पाएंगे। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग। यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोग जनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। रोकथाम। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें। साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और इसके लिए है कि आप अपने खेत की निगरानी जरूर करें और अपने खेत को दिन में एक बार जरूर देख लें ताकि आपको स्वस्थ पौधे और संक्रमित पौधे में अंतर पता चल सके। और जैसे ही ये रोग के लक्षण दिखें तो किसान भाई इस दवा का छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 2 सप्ताह बाद पुनः कर दें तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। इन दिनों प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में फसलों और पशुओं पर इसका असर हो रहा है। इसलिए मौसम को देखते हुए इनकी देखरेख करने की जरूरत है। खासकर दुधारू पशुओं की बात करें तो इनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दें ताकि आपको अच्छा दूध उत्पादन मिले। तो चलिए पशुओं की देखरेख पर जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष कुमार से। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मौसम जो है कि अपना रंग बदल रहा है। ये मौसम जानवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जानवर अपना बेस्ट दे देता है, चूँकि अभी जानवर को हम लोग जो खाना खिलाएंगे उसका पाचन काफ़ी अच्छा होगा। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। खान पान के संबंध में हम लोग कहना चाहेंगे कि अभी पशुओं को गरिष्ठ भोजन दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके दाना खिलाने पे जो कि हम अक्सर कहते हैं कि प्रति लीटर दूध 400 ग्राम, अगर गाय है तो उसको 400 ग्राम और भैंस है तो उसको प्रति लीटर दूध 500 ग्राम अनाज अवश्य दें। भूसा को भोजन नहीं मानते हैं, वो फिलर मटेरियल है। हम लोग को भोजन के रूप में दाना, जिसमें गेहूं, मक्का और थोड़ा सा धान, दलहन या ये तिलहन का खल्ली जो कि सरसों खल्ली या राई का खल्ली हो सकता है, इन सबको समुचित मात्रा में मिला के उसको दरवा लें और प्रति किलो दूध 400 ग्राम गाय को और 500 ग्राम जो है कि भैंस को दें। ये दुधारू पशुओं के लिए हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्भवती पशुओं के लिए। गर्भवती पशुओं के लिए चूंकि किसान के दिमाग में रहता है कि अभी चूंकि दूध नहीं दे रही है तो हम लोग इसको दाना क्यों खिलाएं, लेकिन किसान को ये समझना चाहिए कि जो पशु गर्भ से है उसके अंतिम ट्राइमेस्टर, अंतिम तिमाही में, अंतिम 3 महीना में 2/3 बच्चे का विकास होता है और उस समय अगर हम लोग दाना नहीं देते हैं तो गाय अपने शरीर का जो रिजर्व है, जो शरीर में संचित ऊर्जा और ये पोषक तत्व हैं, उसका उपयोग वो बच्चे को विकसित करने में लगा देती है और गाय का शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे गाय अगले बार बच्चा देने के बाद जो है कि ठीक से दूध नहीं देती है। तो किसानों से ये आग्रह है कि आप जो अंतिम 3 माही है उस समय जरूर दाना खिलावें, मेंटेनेंस राशन दें और कम से कम 1.5 किलो अनाज जरूर दें। ये नहीं सोचे कि वो अनाज वो बेकार दे रहे हैं, वो उनके बच्चा, जानवर जब बच्चा देगा उसके बाद वो गाय जो है कि दूध देने में आपको मेकअप कर देगी। ऋतु के अनुसार प्रकृति ने बहुत से फल दिए हैं या बहुत सा भोजन है जो कि हम लोग जानवर को दें, जिसमें हल्दी, अजवाइन, आंवला, मिठा गुड़ जिसको कहते हैं, काला नमक, ये सब देने से जानवर का स्वास्थ्य जो है कि अपने आप को अभी बदलते मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल सकेगा। अगर हमने जानवर को कीड़ा की दवा नहीं दी है तो ये बहुत ही उत्तम समय है, हम लोग को प्रति जानवर को कीड़ा का दवा दे देना है और साथ में उसके बाद जो है कि एक जो है कि लीवर टॉनिक वो अवश्य पिलावें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। मैं अपने पशुपालक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो एहतियात बरतना है, हमको सुबह और शाम जानवर के पास उलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि हमको 2 फायदा हो, जानवर को गर्मी भी मिले और मच्छरों से जानवर का बचाव हो। हम लोग देख रहे हैं कि गंदगी के कारण चारों तरफ मच्छर की भरमार है और हम सभी जानते हैं मच्छर और टिक्स जो कि जानवर में होते हैं वो बहुत सी बीमारियों के वाहक होते हैं। तो मच्छर से बचाव,
ठंड से बचाव। ठंड से बचाव के लिए हम लोगों को जानवर को उलाव की व्यवस्था की है। और किसान बंधुओं से ये भी आग्रह है कि जब हम लोग अलाव जलाते हैं पशुओं को गर्म रखने के लिए और मच्छर भगाने के लिए, उस समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर इस मौसम में उस अलाव से आग लगने, पशुओं के जल जाने की खबर आते रहती है। हम पशुपालकों से कहेंगे कि अलाव अगर जलाते हैं तो ध्यान दें और समय रहते उसको बुझा दें, जिससे कि रात में किसी तरह की घटना नहीं हो। मैं अपने पशुपालक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में पशुओं में HSVQ, जिसको हिंदी में हम लोग समझते हैं हेमरेजिक सेप्टिसेमिया एंड VQ ब्लैक क्वार्टर, जंघा रोग या ये कृष्ण जंघा बोलते हैं, जिसमें पैर में जो है कि सूजन हो जाता है और जानवर लंगड़ाने लगता है, और डकहा रोग सांस से संबंधित बीमारी है। इसका टीकाकरण कराया जा रहा है। उनको HSVQ का टीकाकरण कर इस मौसम में अपने पशुओं को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है गांव अंतापुरा, जिला जयपुर के किसान हरि प्रसाद ने। आप फसलों में ड्रिप मल्चिंग के उपयोग और लाभों पर जानकारी चाहते हैं, तो हरि प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वाटर लेवल काफ़ी दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है, तो पानी की कमी को देखते हुए आने वाले समय में जो है ड्रिप का एरिया काफ़ी यहाँ पे बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप से कम पानी में समय पर तो सब्जियों में सिंचाई कर ही सकते हैं, इसके साथ ही ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने से और बहुत से फायदे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा जो है एक ट्यूबवेल से करीबन 2.5 हेक्टेयर में वो खेती कर पा रहा है किसान, और एक साल में 3 सीजन की क्रॉप वो ले पा रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा सबसे बड़ा फायदा तो क्या है, एक तो पानी की 70% तक बचत होती है। दूसरा जो है, जो भी इनको किसानों को खाद वगैरह कुछ भी देना है तो वो बेसल डोज में डायरेक्ट वेंचुरी द्वारा उसको दे सकता है, तो खाद की भी कम मात्रा में उसको देना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है, यदि ऑफ सीजन में भी किसान कोई खेती करना चाहता है तो मल्चिंग और लोटनल्स लगा के वो खेती कर सकता है, तो ऑफ सीजन में वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बात करें अपन सबसे पहले मल्चिंग की, तो मल्चिंग का भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा अपन सिंचाई करते हैं तो उसमें अपन 1 मीटर 1.25 मीटर की जो मल्चिंग लगाते हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलता है। तो मल्चिंग के 3 फायदे हैं किसान को। एक तो क्या है, ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है भूमि का। दूसरा जो है, इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं, तो खरपतवारों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मल्चिंग लगाने के इन लाभों के अलावा फसलों में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। खेत में लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है और फसलों की पैदावार अच्छी होती है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं तो कृषि विभाग द्वारा अनुदान भी दिया है, तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए आप अपनी फसलों में इसे लगवा सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो है सब्सिडी जो है सामान्य किसान को 50% और लघु सीमांत किसान को 70% अनुदान दिया जा रहा है। उसमें काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा जो मल्चिंग पे भी जो है 16,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मैक्सिमम एक किसान को 2 हेक्टेयर तक सब अनुदान दिए है। इसके अलावा जो क्रॉप कवर आता है उस पर भी अपने NHM स्कीम से वो सब्सिडी मिल रही है, तो उसमें क्रॉप कवर के लिए जो है 6500 रुपये पर 10 ईयर में सब्सिडी मिलती है किसान को मैक्सिमम 10 ईयर पे, तो उस पर भी अनुदान दिया जा रहा है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।